बेटा बात है नहीं। मैथमेटिकल रीजनिंग, पहला हेडिंग आपने डाला स्टेटमेंट। सुन लो भैया, 1 घंटे लगातार हमें थ्योरी लिखनी है ना, तो ये स्टेटमेंट किसे कहते हैं बेटा? एक ऐसा सेंटेंस जिसके बारे में इररेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन कोई भी ये बता सके ये ट्रू है या फॉल्स है। मेरा मतलब ये है कि आपने एक जो है लाइन बोली कहीं भी है ना, कोई भी एक जो है आपने ये सेंटेंस बोला किसी के सामने। मान लीजिए मैंने बोला कि भैया वो धरती गोल है ना, तो मुझे नहीं पता कि ट्रू है फॉल्स है, लेकिन ये जहां भी बोलोगे इसकी वैल्यू तो नहीं बदल जाएगी ना, धरती की वो शेप कभी चेंज हो रहा हो। अब यहाँ पूछोगे तो वो भी कोई जो अगर ज्ञानी होंगे लोग सभी, तो यहाँ बोलोगे तो भी वही उसका आंसर होगा। आप अगर पड़ोस में उस दीवार के उधर जाके वो पूछोगे किसी से तो भी वही आंसर होगा। आप है ना, आप अगर इंडिया की बजाय कहीं और पहुंच गए तो वहां भी यही आंसर होगा, कॉमन बात है ना ये। तो आप इस स्टेटमेंट को आपने अगर बोला कि भैया धरती गोल है, तो ये ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन हर जगह सेम आंसर होगा ना इसका। तो ऐसा सेंटेंस जिसके बारे में ट्रू या फॉल्स बोला जा सके इररेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, ठीक है, और आइदर ओनली ट्रू आइदर अदरवाइज ओनली फॉल्स। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ या तो ट्रू होना चाहिए या फिर सिर्फ और सिर्फ फॉल्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं ट्रू कहीं फॉल्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बोला यहाँ पे आज सर्दी है, यहाँ तो ट्रू है ना, आप कहीं और पहुंच गए है ना, हाँ गोवा की याद आएगी तुम्हें तो तो आप कहीं और पहुंच गए और आपने वही लाइन बोली कि आज सर्दी है, क्या पता वहां पे जो अभी ठंड ना हो रही हो। सही है नहीं, क्योंकि हर जगह मौसम एक जैसा थोड़ी है। अरे बात को समझ रहे हैं? तो इसको आप स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे कि आज सर्दी है, ये स्टेटमेंट नहीं हुआ। बात क्लियर है? स्टेटमेंट जो है वो ऐसा सेंटेंस है जिसको चाहे कहीं भी लेकर जाओ, किसी भी लोकेशन पे लेकर जाओ, किसी भी टाइम पूछो, वो हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। सही है, आइदर मतलब या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन कहीं ऐसा नहीं होगा कि कहीं ट्रू हो गया कहीं फॉल्स हो गया। क्लियर है? स्टेटमेंट क्या है? जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स बता सको और कहीं भी ले जाओ उसको हमेशा वैल्यू सेम रहेगी, या तो ट्रू ही ट्रू रहेगी हर जगह या फिर फॉल्स ही फॉल्स रहेगा हर जगह। जैसे कि मैंने बोला 4 इज मल्टीपल ऑफ 2। अब बेटा कहीं भी घूम लो, आप किसी भी कंट्री में पहुंच जाओ, है ना, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं कि किसी से पूछ लिया इसकी ये हमेशा ट्रू रहेगा ना बात। तो 4 इज मल्टीपल ऑफ 2 ये हमेशा ट्रू है, चाहे कहीं भी लेके चले जाओ इसको, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एक स्टेटमेंट है। मैंने बोला 5 इज मल्टीपल ऑफ 2, ये भी स्टेटमेंट है, क्योंकि कहीं भी ले जाओ ये हमेशा फॉल्स ही होगा। 5 इज मल्टीपल ऑफ 2 ये किसी से बोल दिया तो बेटा पढ़े लिखे से बोला तो हमेशा वो फॉल्स ही बताएगा इसको, चाहे आप कहीं भी ले जाओ उसको। सही है? तो ये भी एक स्टेटमेंट हुआ। तो स्टेटमेंट समझ लिया किसे बोलना है? एक ऐसा सेंटेंस जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो इररेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन। सही है? लिख लीजिए, a sentence which is always true or always false. Irrespective of location. जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखा कि भैया 4 इज मल्टीपल ऑफ 2। मान लीजिए मैंने दूसरा स्टेटमेंट लिखा 5 इज मल्टीपल ऑफ 3। मान लीजिए मैंने लिखा 7 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर।
समझ गए बेटा? ये सारे के सारे स्टेटमेंट है जो आप बता पा रहे हैं कि ये ट्रू है ये फॉल्स है, आप उसे वैल्यू डिफाइन कर पा रहे हैं, ट्रू या फॉल्स वैल्यू। क्लियर है भैया? आगे चलें। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट ओपन स्टेटमेंट किसी ने कहीं पढ़ा हो तो कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? है? जिसके वो सर पे छत ना हो, खुले में रहता हो। देखिए इसमें हमेशा वेरिएबल आएगा आपके पास। ये कुछ ऐसा होगा जैसे मैंने बोला कि x इज मल्टीपल ऑफ 2। आप अभी नहीं कह सकते कि ये एक स्टेटमेंट है, क्या पता, क्योंकि बेटा x की वैल्यू फिक्स नहीं है ना। अगर x की वैल्यू को किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया जाए, किसी भी कांस्टेंट से, तो फिर ये स्टेटमेंट बन जाएगा क्या? मान लो x की जगह मैंने रख दिया 4, तो हो गया 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, ट्रू वैल्यू आ गई इसकी। मान लीजिए मैंने x की जगह रख दिया 11, तो 11 इज मल्टीपल ऑफ 2, तो क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। तो स्टेटमेंट तो है, भले फॉल्स वैल्यू दे या ट्रू दे, लेकिन कब? जब x की जगह पे कोई कांस्टेंट रख दिया जाए, तभी इसकी ट्रू या फॉल्स वैल्यू डिफाइन हो सकती है ना? जब कांस्टेंट रख दिया जाए x की जगह पे, तो तभी इसकी ट्रू या फॉल्स वैल्यू आ सकती है, मतलब तब ये स्टेटमेंट बन सकता है। स्टेटमेंट बनने का मतलब ये है कि उसे ट्रू या फॉल्स आप बोल पाए। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें वेरिएबल को अगर हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें, ये एक फिक्स वैल्यू से रिप्लेस कर दें, तो वो स्टेटमेंट बन सके। ऐसा सेंटेंस जिसमें वेरिएबल की जगह पे कांस्टेंट रखने पर वो एक स्टेटमेंट बन सके, उस सेंटेंस को कहते हैं कि ये ओपन स्टेटमेंट है। एक्चुअली रियल में इसका मतलब हो ओपन टू बी एन स्टेटमेंट, कि ये ओपन है स्टेटमेंट बनने के लिए, है ना? बस वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू डाल के देख लो। क्या बेटा? आपने बहुत बढ़िया बात बोली है। अगर आपने x को 0 डाल दिया तो है, इन्फिनिटी डाल दिया तो मतलब यह है कि बेटा वेरिएबल की फॉर्म में आप उसको स्टेटमेंट नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बेटा वेरिएबल की फॉर्म में कंफर्म नहीं होता ना। वेरिएबल अगर ऐसा कोई वेरिएबल हो जो दुनिया भर की कोई भी वैल्यू रखो हमेशा सही बात हो रही हो, तो आप चलो फिर भी बोल लोगे स्टेटमेंट, सही है नहीं? इसलिए वेरिएबल की फॉर्म में कहीं स्टेटमेंट आपको दिखेगा नहीं। तो इसमें अगर x की जगह इंफिनिटी डाल दिया, मतलब इंफिनिटी इज मल्टीपल ऑफ 2, तो हाँ, तो वो कोई बोल नहीं पाता ना, उसको कहीं लिखा हुआ देखा ऐसे? तो भी वो ओपन स्टेटमेंट नहीं, वो स्टेटमेंट भी नहीं होगा, ओपन भी नहीं होगा। बस सीधी बात ये है, देखो वेरिएबल को रिप्लेस ऐसी वैल्यू से किया जाता है जो एक अच्छी वैल्यू है। मान लीजिए मैं बोलूं कि आपके पास लिखा हुआ है log x, ठीक है? तो आप क्या ऐसे x को कुछ भी थोड़ी ना डाल देते हो बेटा, जो वहां डिफाइन होता है प्रैक्टिकली आप उसी को डाल के देखते हो ना। x को पॉजिटिव भी डालना होता है, आर्गुमेंट में रखा होता है, वही बात है। तो क्योंकि फिर इंफिनिटी तो डाल ही नहीं सकते ना अभी। वेरिएबल की टर्म में आप कभी भी उसको स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, सीधी बात। सही? क्या बेटा? तो x बेटा क्या आपको x के बारे में पता है? क्या पता x जो है वो 1/4 हो? आपने बोला 2x इज मल्टीपल ऑफ 2, मैंने, और x तो कुछ भी हो सकता है, x इक्वल टू 1/4 डाल दिया आपने, क्या वो बचा बेटा? नहीं। तो इसलिए वेरिएबल के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का कहीं ऐसे को पूछेगा भी नहीं, और बेटा प्रैक्टिकली उसे आपको स्टेटमेंट बोलेंगे। सही है बेटा? तो देखो मतलब अपने वेरिएबल को कांस्टेंट से रिप्लेस करने पर
अगर ये सेंटेंस स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाए तो वो ओपन स्टेटमेंट कहलाएगा। ये सही है। तो मैं यहां लिख देता हूं इसकी जो डेफिनेशन है, ए सेंटेंस containing variable in which if variable replaced with any constant then it is converted into an statement is called open statement। ठीक है, एग्जांपल हो गया x इज मल्टीपल ऑफ 2। क्लियर? वो भी रख सकते हैं अंडर रूट में माइनस कुछ भी रख लो, फिक्स करो बस उसको। वेरिएबल के फिक्स वैल्यू रखो, चाहे कुछ भी रखो कुछ भी रखो, बेटा वो कौन सी तो हो जाएगा। रूट 2 इज मल्टीपल ऑफ 2 बोलोगे तो इसे जैसे होता है x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैं खत्म माइनस रूट के अंदर नेगेटिव रख सकता हूं ये एक्चुअली, तो ये भी गलत हो जाएगा। नहीं, रूट 2 तो आप रख सकते हो। नहीं, रूट के अंदर नेगेटिव आयोटा जैसे नहीं, इतना नहीं रख सकते बेटा, तो x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव कैसे होगी? एक्स को 0 की तरफ रखा होगा। देखो भैया तो x को इंफिनिटी लग सकता है क्या कौन बोल रहा है? क्या बेटा फाइनाइट में बात करो बेटा, मल्टीपल डिवीजन तो इन्फिनिटी में तो बात ही नहीं होती है ना। देखिए इन्फिनिटी को तो डज नॉट एग्जिस्ट बोल दिया जाता है। अगर कहीं आंसर इन्फिनिटी आना था किसी क्वेश्चन में तो उस जगह उसमें आंसर की में भी जो है वो लिखा हुआ मिलता होगा डज नॉट एग्जिस्ट। अभी नहीं मिलता तो आगे वही मिलने वाला है ना। तो इसीलिए बेटा वो इन्फिनिटी पे कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते आप हम लोग लिमिट चैप्टर पढ़ेंगे इस चीज के लिए, तो इनफाइनाइट का क्या करना है ना। जैसे वही वाली बात है कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को हम जो है जीरो समझ लेते हैं जैसे, तो जो कि नहीं होता है ना। तो बेटा इनफाइनाइट पे कैलकुलेशन हम कर ही नहीं सकते, वो छोड़ो बिल्कुल। बड़ा बेसिक चीजें ध्यान में रखो। यहाँ ऐसा नहीं है कि इस एक ही चैप्टर में जो है आप मतलब पूरे दुनिया भर के कॉन्सेप्ट मत घुसाओ जाता, इतना ध्यान रखो। बिल्कुल बेसिक वाली चीज है ना। तो ये बिल्कुल ग्रामर की तरह चल रहा है, छोटी छोटी चीजें अभी कि भैया बस वेरिएबल को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दोगे तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि ये ट्रू लिखा हुआ है या फॉल्स लिखा हुआ है। अगर ये ट्रू या फॉल्स से इसको बोल पाओ, फिर आप वेरिएबल को कांस्टेंट से रिप्लेस करने के बाद इसको बता पाओ ये ट्रू है या फॉल्स, तो मतलब ये ओपन स्टेटमेंट है। सही है। अच्छा, स्टेटमेंट की डेफिनेशन आपको पहले पता लग गई। यहाँ पर बेटा एक वर्ड आता है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट किसे कहते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट किसे कहते हैं? कोई बताना चाहेगा? एक ऐसा स्टेटमेंट जो मल्टीपल स्टेटमेंट से मिलकर बने। स्टेटमेंट मेड अप ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स is called compound statement। ठीक है बेटा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 4 is multiple of 2 and 3 is rational number। तो आपको दिख रहा होगा ना अपने आप में दो अलग अलग स्टेटमेंट है। 3 इज रैशनल नंबर अपने आप में एक स्टेटमेंट है, 4 इज मल्टीपल ऑफ 2 अपने आप में एक स्टेटमेंट है। तो दोनों को जोड़ के लिख दिया गया।
तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे ओवरऑल, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। अगर इसमें एक ट्रू और एक फॉल्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है बेटा, बस दो स्टेटमेंट से मिलकर बनाना, बस खत्म। नहीं, फिर उस स्टेटमेंट का कोई एक आंसर नहीं हो पाएगा। हाँ फिर उसमें आउटपुट लगाने के बूलियन लॉजिक। हाँ, वो आगे आएगा बेटा, अभी वो आगे आएगा, अभी बेसिक डेफिनेशन देख लो बेटा। आप जो बोल रहे हैं ना, देखो एक ट्रू हुआ एक फॉल्स हुआ, तो वो तो मैंने जैसे 4 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 इज इरेशनल नंबर लिखा होता, तो ये हमने ओवरऑल तो गलत हो गए ना। तो ये एंड एक ट्रू है एक फॉल्स है, बीच में एंड है, तो ओवरऑल ट्रू बोलना है या फॉल्स बोलना है, ये तो मैं आगे भी आगे बताने वाला हूं। अभी तो पहले बेसिक डेफिनेशन सुनिए। अरे सुन लो भैया, ये सब चीजें भी आगे आ रही हैं। अभी तो आप, अरे अभी तो आप ये टर्म्स को ध्यान रखो। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब जब 2-3 स्टेटमेंट को जोड़ के एक कोई स्टेटमेंट बने तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट है। सही है, जैसे ये सामने लिख रहा है। आगे चले बेटा, ऐसे ही हमारे पास आता है कंजंक्शन और डिसजंक्शन। कंजंक्शन क्या हो भैया, डिसजंक्शन। एकदम ग्रामर है पूरा है, इसलिए तो मेरी अंग्रेजी कमजोर है। मैंने ग्रामर या मैथ्स वाली पढ़ ली ना, तो इंग्लिश वाली पढ़ ही नहीं पाया। तो देखें अब इसको, आपको ये समझ में आ गया कि दो स्टेटमेंट को जोड़ के जो बनता है, मिला के जो बनता है, वो कंपाउंड स्टेटमेंट है। प्रैक्टिकली डेली लाइफ में ज्यादातर जो हमारा यूज होता है वो स्टेटमेंट कैसे जुड़ते हैं, एंड और ज्यादा यूज होता है। एंड और ये दो वर्ड ज्यादा यूज होते हैं, है ना बेटा, सही बात है नहीं? या तो दो, जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैंने अभी अभी बोला था कि 4 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4 इज रैशनल, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 4 इज इरेशनल और 4 इज रैशनल। ये भी तो अपने आप में ऐसा हुआ ना, दो अलग अलग स्टेटमेंट थे, बीच में और लगा दिया मैंने। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि प्रैक्टिकली जो मतलब डेली लाइफ में जो भी कोई बड़ा प्रोसेस होता है वो छोटे छोटे स्टेप से या छोटे छोटे स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है, तो उसमें एंड या और ज्यादा यूज होता है। तो बेटा जब एंड का यूज होता है, मान लीजिए दो स्टेटमेंट को जोड़ के हमने एंड वर्ड यूज किया दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए, तो ये कहलाता है कंजंक्शन। और अगर दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हमने और वर्ड का यूज किया तो ये कहलाता है डिसजंक्शन। ये बिल्कुल वही बात है जैसे इंटरसेक्शन एंड यूनियन जो सेट्स में होते हैं, कुछ कुछ वैसे ही समझो इसको। मतलब अगर हम एंड वर्ड का यूज करेंगे तो कंजंक्शन, अगर हम और का यूज करेंगे तो डिसजंक्शन। सही है भैया? जैसे जैसे अगर मैंने लिखा 4 इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 10 इज डिविजिबल बाय 2, तो बेटा ऐसा लग रहा है ना, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट था, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट था, और एंड से हमने जोड़ दिया, तो जो ओवरऑल बना ना, ये यहां से यहां तक पूरा टोटल मिला के, तो ये हो गया इज ए कंजंक्शन। ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ना, तो इसे हम कंजंक्शन भी बोल सकते हैं, इस कंपाउंड स्टेटमेंट को। तो एंड से जुड़े हुए स्टेटमेंट को या कंपाउंड स्टेटमेंट को हम कंजंक्शन बोलते हैं, अगर एंड से जोड़ा गया हो तो दो को। ऐसे ही डिसजंक्शन हम तब बोलते हैं बेटा जब हम और से जोड़ें, जैसे 4 इज मल्टीपल ऑफ 3 और 10 इज डिविजिबल बाय 2, तो बेटा दो स्टेटमेंट को और से जोड़ा गया, तो ये टोटल मिला के जो कंप्लीट एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना, ये कहलाएगा इज ए डिसजंक्शन। कोई दिक्कत है भैया इसमें? समझ गए कंजंक्शन क्या है, डिसजंक्शन क्या है? दो स्टेटमेंट को जब जोड़ा जाता है तो एंड से जोड़ा जाए तो उसे हम कंजंक्शन कहते हैं, अगर और से जोड़ा जाए तो उसे हम डिसजंक्शन कहते हैं। कैसी लग रही है इंग्लिश? बहुत बढ़िया।
कम से कम इस चैप्टर को पढ़ने में तो मजा आना चाहिए, आसान है। बेटा नींद तब खुलेगी जब सारा पढ़ा दूंगा और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे तब आपकी नींद खुलेगी कि यार उस टाइम क्या बोला गया था, है ना। ये एक एक लाइन बहुत काम की है, ध्यान रखना। लिख लिया भैया? अच्छा, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंड को कई बार जो सिंबॉलिकली हम ऐसा इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, ऐसे। ये इसका साइन है, वी को उल्टा कर दिया। और डिसजंक्शन का साइन ये वाला है। एक्चुअली ये इंटरसेक्शन और यूनियन से मिलते जुलते ही है थोड़े थोड़े इनके जो प्रोसेस है, तो वो थोड़ा थोड़ा इनका साइन भी वैसा ही है, बस वो थोड़ा नुकीला कर दिया गया है ना। हाँ, वरना वही है, इंटरसेक्शन और यूनियन। लिख लिया? समझ में आ रही है भाई बातें सबको? ओके। आगे चले। अच्छा, हमने देखा कि भैया एंड से जोड़ दो कुछ स्टेटमेंट को तो वो बन गया कंजंक्शन। अब हमारी मेंटेलिटी क्या हो जाती है, एक बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा है और बीच में एंड लिखा है तो मतलब ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, है ना। ये हम फील करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, कई बार होता कुछ और है और हम फील कुछ और कर लेते हैं, है ना। देखिए यहां मैं लिखाना चाहूंगा कि एवरी स्टेटमेंट containing and is not a conjunction। भैया जितने भी स्टेटमेंट में एंड है इसका मतलब वो कंजंक्शन नहीं है। जैसे मैंने लिखा है क्या लिखे, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड क्या मिला इसमें, अल्कोहल इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। बेटा लिमिट में है ना, बस एक ढक्कन पीना है। तो ये क्या ये कंजंक्शन है? नहीं है, क्योंकि यहां दो स्टेटमेंट के बीच में एंड नहीं लगा, क्योंकि एंड से पहला वाला देखना, एंड से पहले क्या लिखा हुआ है, मिक्सचर ऑफ वाटर। क्या स्टेटमेंट है ये? मिक्सचर ऑफ वाटर नहीं है ना, इसे तो फिर भी बोल सकते हो। हाँ, मतलब जो भी बोलना चाहो आप। तो मेरा मतलब ये है कि ये जो एंड लगा हुआ है ये दो स्टेटमेंट के बीच में नहीं लगा हुआ, इसका मतलब हम ये इसको कंजंक्शन नहीं बोल सकते। मैं यही ऊपर मैंने लिखाया था, सही बात है नहीं? तो बेटा ये देखना कि एंड लिखा हुआ है और दोनों साइड में अलग अलग एक स्टेटमेंट हो तो बोलेंगे कि ये कंजंक्शन है। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं कि दिस इज नॉट ए कंजंक्शन। मतलब ऐसे अगर कोई कंजंक्शन है तो उसमें जरूरी है कि सिर्फ एंड ही एंड, मतलब हम सिर्फ जब दो के बीच में जहां एंड हो हम उतने पार्ट को कंजंक्शन बोल देंगे, बाकी कुछ नहीं हो। हाँ, कंजंक्शन का मतलब एंड ही है।
लिख लिया बेटा? सर कंजंक्शन में अगर एक स्टेटमेंट की जगह एक स्टेटमेंट और एक नॉन स्टेटमेंट को जोड़ा जाए एंड तो वो भी कंजंक्शन? वो भी नहीं है बेटा, दोनों तरफ अलग अलग स्टेटमेंट होगा, बीच में तब एंड लिखा हो। नहीं, उससे मतलब नहीं है, ट्रू फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, वो कंजंक्शन है, लेकिन दोनों तरफ होने स्टेटमेंट ही चाहिए, चाहे ट्रू वाले हो चाहे फॉल्स वाले हो। बेटा इनकी ट्रूथ टेबल भी बनती है, कंजंक्शन की और बेटा डिसजंक्शन की। बेटा बात है नहीं, बेटा जैसे हमारे पास जो है, सुन लो भैया, मैं पी और क्यू दो कोई स्टेटमेंट बोल देता हूं, पी एंड क्यू कोई भी दो स्टेटमेंट है, वो उनको सिंबॉलिकली ऐसा नाम दे दिया मैंने, एक को पी एक को क्यू, वैसे स्टेटमेंट तो बड़े बड़े से लिखे होते हैं। मान लीजिए किसी को शॉर्ट में लिख दिया मैंने पी, दूसरे स्टेटमेंट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्यू। और बेटा मुझे चाहिए था एक कंजंक्शन, मतलब पी और क्यू के बीच में कंजंक्शन है, मतलब पी इंटरसेक्शन क्यू है। तो बेटा मैं देखना चाहता हूं कि पी और क्यू की किन किन वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा, किन के लिए फॉल्स होगा। अच्छा पी और क्यू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मैंने बोला था कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है फॉल्स, और कुछ नहीं हो सकता। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, जब ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तब देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है। जब ये भी ट्रू ये भी ये फॉल्स, जब ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स है दूसरा ट्रू है, जब पहला भी फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है ना बेटा। तो देखते हैं पी एंड क्यू क्या होगा, ये पी एंड क्यू है ना बेटा। अगर सुन लो भाई, कोई बातें नहीं, जब P और Q दो स्टेटमेंट है तो P एंड Q, अच्छा P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो जब दो स्टेटमेंट आप बोले P एंड Q और दोनों ट्रू हो, तो ओवरऑल आपके स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा, ट्रू। ये आप समझ रहे हैं ना? अरे सही है, जब दोनों बातें ट्रू, आपने दो बातें बोली बीच में एंड लगाया, तो दोनों ट्रू हो तो ओवरऑल भी आपकी बात ट्रू हुई ना। अच्छा एक बात ट्रू है एक फॉल्स है और बीच में एंड है, तो ओवरऑल क्या आपकी बात क्या हुई, फॉल्स। ऐसे ये भी फॉल्स और दोनों ही बात फॉल्स है बीच में एंड है तो वो भी फॉल्स। ये तो आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं आराम से, है ना। अरे सही बात है, कोई दिक्कत है इसमें? अब ठीक है। डिसजंक्शन की अगर मैं बात करूं, डिसजंक्शन की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब है पी और क्यू। बेटा चार ही पॉसिबल बातें नहीं, जब किसी की ट्रूथ टेबल देखते हैं तो, और दो ही स्टेटमेंट के बीच में हम काम कर रहे हो, तो चार ही पॉसिबल इनपुट हो सकते हैं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये चार पॉसिबल इनपुट्स है। अगर दोनों ट्रू है और बीच में और है तो बेटा ये ट्रू होगा, ये ट्रू फॉल्स। तो आपने बोला पहली बात कि मान लो आपने बोला स्टेटमेंट वन या स्टेटमेंट टू, इसका मतलब बेटा अगर दोनों ही गलत हो तभी ओवरऑल आप गलत होंगे ना, दोनों में से एक भी सही हो गया तो आपको सही बोला जाएगा ना, क्योंकि आपने बीच में या बोला था और बोला था, सही बात है नहीं? बात को समझ पा रहे हैं? तो ये दोनों ट्रुथ टेबल बना लीजिए। हमें थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि एंड में और में दोनों साइड की वैल्यू अगर हम ट्रू और फॉल्स के कॉम्बिनेशन दें तो फाइनली आउटपुट उनका क्या, एंड क्या आउटपुट देगा और क्या आउटपुट देगा। बेटा अभी तो आएंगे, ये तो मैं डिफरेंशिएशन चल रही है ना, अभी तो बड़े बड़े स्टेटमेंट तो बनेंगे बेटा, तीन चार को मिला के। मेनली तो इन सिंबल्स के भी आपको साइन समझने हैं कि किसका मतलब एंड है किसका मतलब और है।
लिख लिया? यहां हमने पढ़ा और कैसा आउटपुट देगा, दो के बीच में लगे और लग जाए तो, दो के बीच में एंड लग जाए तो कैसा आउटपुट देगा। अब हम देखते हैं एक्सक्लूसिव और, ये लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। ये पी और क्यू जो है अपने आप में एक एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट की वैल्यू क्योंकि ट्रू या फॉल्स ही हो सकती है सिर्फ, है ना, इसलिए पी और क्यू की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ट्रू और फॉल्स डाल के हमने देखा है सिर्फ। चले बेटा आगे। जैसे हमने और देखा, हमने एंड देखा, ऐसे ही हमारे पास है एक एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और हम लोग इसको एक्स और भी बोल सकते हैं। कुछ जगह ऐसे लिखा होता है एक्स और, कुछ भी लिख के दे देता है वो तो, लेकिन मेनली तो हमें सिंबल याद करना है, आएगा तो वो। बेटा इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ऐसे करके और या फिर ऐसे, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, या तो ये बना हुआ आएगा या ये बना हुआ आएगा। ठीक है, जैसे एंड का और का हमने साइन देखा ना, ऐसी एक्सोर का साइन दो है, ये भी आ जाता है, पहला वाला भी है, दूसरा वाला भी आ जाता है कई बार, है ना, दोनों का मतलब एक ही है। ये और के नीचे बेटा वो एक हॉरिजॉन्टल डंडा खींच दिया है ना। तो जैसे मैं देखता हूं इसकी ट्रूथ टेबल कि पी और क्यू के इनपुट डाल के एक्स और क्या वैल्यू देता है। पॉसिबल इनपुट्स तो यही होंगे ना, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये एक्सक्लूसिव और का, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव है, अच्छा, मतलब जनरली एक्सक्लूसिव कहां लिखा हुआ देखा हम लोगों ने? अच्छा, एक्सक्लूसिव न्यूज, अच्छा अच्छा, एक्सक्लूसिव सेल, हाँ कौन था ये? अच्छा अच्छा, एक्सक्लूसिव सेल है। सही है, साड़ी और सूट के लिए। भाई भाई भाई, क्या बेटा? अच्छा, नहीं बड़ी सही बात है, मुझे लग रहा है एक्सक्लूसिव ऑफर जगह जगह लिखा हुआ मिलता है हमें, है ना, एक्सक्लूसिव ऑफर हर जगह लिखा हुआ मिल जाता है ना। तो एक्सक्लूसिव ऑफर कुछ ऐसे, वो क्या बोलना चाहते होंगे एक्सक्लूसिव ऑफर का मतलब हिंदी में है? यूनिक मतलब ऐसा कि सिर्फ हमारे यहाँ ही है, हटा हुआ, मतलब बाकी जगह से, नॉर्मल मार्केट से हटके हमने ही सिर्फ ऐसा किया है, हमने ये ऑफर दिया है, ऐसे कुछ कहना चाहते होंगे क्या? बाकी जगह से एक्सक्लूसिव मतलब बाकी जगह से डिफरेंट ऑफर हमारे यहाँ है। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि पी और क्यू जो है एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब एक दूसरे से हटे हुए हैं, और एक दूसरे से डिफरेंट है, इसका मतलब यही हुआ ना। अगर मैंने बोला कि पी और क्यू एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे के जैसे नहीं है। तो अगर P के बीच में ये है ना, P एक्सक्लूसिव और Q, इसका मतलब दोनों, मैं कहना चाह रहा हूं कि दोनों डिफरेंट है, दोनों एक जैसे हो ही नहीं सकते, है ना, दोनों हटे हुए एक दूसरे से, मतलब दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। तो मतलब अब मैं कब खुद को सही बता पाऊंगा कि मैंने बोला था कि P एक्सक्लूसिव है Q से, इसका मतलब आप मुझे कब बोलेंगे आपने सही बोला था? जब दोनों डिफरेंट मिले, आप P और Q दोनों डिफरेंट मिले, मतलब एक्सक्लूसिव मिले दोनों आपको। तो P और Q अगर डिफरेंट है तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? ट्रू कहलाएगा। तो P और Q डिफरेंट कहां पे है? जब एक ट्रू और एक फॉल्स है,
तो ही मैं पी और पी एक्सक्लूसिव और क्यू को ट्रू बोल पाऊंगा, अगर दोनों डिफरेंट हुए तो। क्योंकि एक्सक्लूसिव और का मतलब ही ये था, एक्सक्लूसिव का दोनों अलग अलग है। अदरवाइज मुझे फॉल्स बोलना पड़ेगा, अगर दोनों सेम हो गए तो मैं बोलूंगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये एक्सक्लूसिव है ही नहीं इसका मतलब। तो कभी बीच में एक्सक्लूसिव और लिखा हुआ मिले दो स्टेटमेंट के बीच में, तो साफ सिर्फ आप उसको ओवरऑल तब ट्रू बोलेंगे अगर दोनों डिफरेंट हुए, तो दोनों साइड वाले सेम हुए, चाहे वो ट्रू है या फॉल्स है, तो आप ओवरऑल उसको फॉल्स बोलेंगे। लिख लिया? मतलब दो स्टेटमेंट के बीच में अगर ये एक्सक्लूसिव और लगा हुआ मिल जाए तो आप दोनों साइड के इनपुट देख करके ओवरऑल उसकी वैल्यू बता सकते हैं ना क्या आएगी। अगर मैं बात करूं निगेशन की, निगेशन ये क्या होता है? निगेशन का मतलब ऐसा है क्या कि आगे से माइनस का मल्टीप्लाई जैसे कर देते हैं, या उल्टा कर दिया किसी का। हाँ मतलब जैसे कोई कोई बात है उसका आगे नोट लगा दिया है ना, मतलब कोई स्टेटमेंट है पी तो नोट पी है ना, उसका उल्टा कर दिया, उसका निगेशन कर दिया, उसका उल्टा कर दिया है ना। ये ऐसा दिखेगा ऐसे, निगेशन पी, इसका मतलब है स्टेटमेंट का उल्टा कर दिया है ना। किसी भी स्टेटमेंट के आगे निगेशन लग जाए मतलब उस स्टेटमेंट का उल्टा, इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर कोई पी स्टेटमेंट, अगर पी कोई स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू थी बेटा मेरे पास ट्रू, तो उसका निगेशन क्या होएगा? फॉल्स। उल्टा होता है ना निगेशन तो। अगर स्टेटमेंट फॉल्स था तो उसका निगेशन क्या होगा? ट्रू। मतलब ये क्या है? उल्टा। सही है भैया, अपोजिट कर देता है बस उसकी वैल्यू को, निगेशन इतना काम करता है। आप अगर सेट की टर्म में बोलेंगे तो कॉम्प्लीमेंट, सेट के बारे में सोचेंगे तो। निगेशन लगने से, जिसके आगे निगेशन लगता है बस उल्टी हो जाती है वैल्यू, ट्रू का फॉल्स बन जाता है, फॉल्स का ट्रू बन जाता है। देखें आगे, देखिए भैया, आपने डी मॉर्गन बाबा को देखा है कभी? हैं? अच्छा अच्छा, तो वो कुछ ऐसा बोलते थे क्या सेट थ्योरी में, ए यूनियन बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा दो तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट बढ़ जाएगा, लेकिन यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो जाएगा। और अगर इंटरसेक्शन पर कॉम्प्लीमेंट लग जाए तो अलग अलग तो बढ़ेगा लेकिन यूनियन बन जाएगा। ऐसे ही बोल देते हैं डी मॉर्गन बाबा। मतलब यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा और इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है कॉम्प्लीमेंट में जब डिस्ट्रीब्यूट होता है। बेटा यहां कॉम्प्लीमेंट इस फॉर्म में आ रहा है ना, निगेशन की फॉर्म में। तो निगेशन का रूल क्या हो गया कि अगर पी, यह इंटरसेक्शन किससे रिलेट हो रहा है? कंजंक्शन से, एंड से। और ये यूनियन किससे रिलेट हो रहा है? और से, डिसजंक्शन से। तो P इंटरसेक्शन Q मतलब P कंजंक्शन Q मतलब P एंड Q है, तो वो किसमें, और बाहर में ऊपर से मैंने क्या लगा दिया पूरे ब्रैकेट पे? निगेशन। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लेकिन इसका इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा, ये बन जाएगा, डिसजंक्शन बन जाएगा। ऐसे ही बेटा अगर मैंने यूनियन पे लगाया तो ये बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो मतलब वही वाली चीज है, बस कॉम्प्लीमेंट को निगेशन की तरह ट्रीट करो, इंटरसेक्शन को कंजंक्शन की तरह ट्रीट करो, यूनियन को डिसजंक्शन की तरह ट्रीट करो। लिख लीजिए।
लिख लिया डिमॉर्गन बाबा तभी यूज होते थे जब इंटरसेक्शन के ऊपर से कॉम्प्लीमेंट लगे या यूनियन के ऊपर से कॉम्प्लीमेंट लगे। चले आगे, कुछ बातें समझ में भी आ रही है? नहीं समझ में ना क्या है, याद ही रखना है। समझना तो तब पता लगेगा जब क्वेश्चन आएंगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन ऐसे बेटा दो चीजें पढ़ा के क्वेश्चन नहीं बन सकते, पर जो सारी चीजें पढ़ लेंगे ना हम लोग, ये सारे बेसिक रूल पढ़ लेंगे तभी हम क्वेश्चन कोई भी कर पाएंगे। पहले सारा पढ़ना है फिर ही क्वेश्चन करेंगे। फिर एक काम करेंगे ना, प्रीवियस ईयर के पिछले 5000 के लगा के देख लेंगे, काम सा हो गए तो हम समझ जाएंगे कि भैया हम पे आ गया। सही बात है नहीं? तो पहले पढ़ लो बेटा। यहां पर कुछ इंप्लीकेशन यूज होता है प्रैक्टिक। अच्छा मैंने एक बात बोला था ना कि प्रैक्टिकली जो स्टेटमेंट है वहां से सब कुछ हुआ है, उसी का निगेशन किया, मतलब उसी का उल्टा कर दिया। प्रैक्टिकली दो स्टेटमेंट को एंड से जोड़ा जाता है तो हमने एंड का यूज कर लिया। प्रैक्टिकली दो स्टेटमेंट को और से जोड़ा जाता है, हमने और का यूज कर लिया। प्रैक्टिकली इफ एल्स वगैरह भी तो यूज हो सकते हैं ना, है ना। इफ तो जनरली हो ही सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो होता है बेटा इफ, एक होता है मतलब इफ का मतलब ऐसा हो गया कि इफ समथिंग देन समथिंग। इफ और प्रैक्टिकली ऐसे यूज होता है ना कि इफ दिस देन दिस, प्रैक्टिकली तो ऐसे यूज होता है ना। तो इफ के आगे कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको और देन के बाद कुछ लिखा हुआ मिलेगा, लाइक ऐसे इफ पी देन क्यू, ये बोल सकते हैं। तो दो स्टेटमेंट को इफ और देन से भी जोड़ा जाता है। अच्छा और कैसे जोड़ा जाता है? इफ एंड ओनली इफ, है ना। लाइक मतलब ऐसा बोलेगा ना, नहीं कुछ बोलेगा लाइक पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। दो स्टेटमेंट को इससे भी जोड़ा जा सकता है ना। इफ जनरली दो तरीके से यूज होता है, मतलब समझेंगे अभी। तो एक तो जनरल वाला इफ के इफ दिस देन दिस, एक होता है कि पी तभी होगा इफ एंड ओनली इफ क्यू होगा। सही है। हम लोग इसको बोलते हैं इंप्लीकेशन, इसको हम लोग बाय डायरेक्शनल बोलते हैं, बाय डायरेक्शनल या फिर बाय कंडीशनल। अब देखिए इसको हम कंडीशनल भी बोल सकते हैं। कंडीशन ही तो लग रही दोनों में कि अगर पी है तो क्यू होगा, तो कंडीशन हो गई ना, क्यू के लिए पी की कंडीशन हो गई। अभी थोड़ा सुन लो बात को बेटा, मैं तो बड़ी जनरल बात बताना चाह रहा हूं। जैसे प्रैक्टिकली हमने देखा था कि दो स्टेटमेंट के बीच में एंड लग जाए तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ओवरऑल किसको क्या बोलेंगे? पी एंड क्यू को। अगर पी और क्यू जो दो स्टेटमेंट है उनमें से एक फॉल्स हो जाए एक ट्रू हो जाए तो पी एंड क्यू को क्या बोल पाएंगे ओवरऑल? वही तो देखा, यहां भी वही देखना है। यहां भैया दो स्टेटमेंट को इफ और देन से जोड़ दिया जाए कि इफ पी देन क्यू, तो मैंने बोला कि अगर पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो तो इसको ओवरऑल क्या बोलना चाहिए इस स्टेटमेंट को, इफ और देन से जो मिला के बना है। अगर पी भी ट्रू हो क्यू भी ट्रू हो तो क्या बोलना चाहिए, है ना। अटेंडेंस चलो आ जाओ कर लेना पहले तो। हाँ तो इसमें जो है मतलब मुझे यही देखना है कि पी और क्यू की में जो है जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, एक ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, सब कुछ होने पे ओवरऑल क्या वैल्यू हमें देनी है। जैसे पी एंड क्यू की हमने वैल्यू देखी थी ट्रुथ टेबल बना के, पी और क्यू की मैंने वैल्यू देखी थी ट्रुथ टेबल बना के, है ना, उस तरीके से। तो बेटा प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, मैंने हर चीज को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करके दिखाया। कहीं एंड लिखेगा भी, कहीं एंड की जगह वो इंटरसेक्शन यूज कर लेगा, कहीं और लिखेगा भी, कहीं उसकी जगह पे वो यूनियन यूज कर लेगा। तो ऐसे ही बेटा यहां पर ये यूज हो सकता है, चाहे इफ पी देन क्यू बोले, चाहे पी इंप्लाइज क्यू बोले, एक ही बात है। चाहे वो एरो में बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डबल एरो लगाए सिंगल एरो, मतलब एक ही होता है, डरना मत। कई बार ऐसे डबल वाला लिखा होता है डबल एरो, दोनों का मतलब एक ही है बेटा, एक लाइन से डबल दो लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये दोनों एक ही बात है और ये दोनों तो पी और क्यू में कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स होने पे ओवरऑल हमें क्या वैल्यू देनी है वो मैं बताता हूं। पहले इसको लिख लो, उसका अटेंडेंस हो जाएगी।
अमलिया प्रेजेंट अंबिका अनया अर्चित भानु इलाई भावना हिलाल चेतन चेतन देवांश गुप्ता ध्रुव राघव ध्रुव सिंह दिव्यांशु दिव्यांशु गर्वित गौरक्षा हरदीप गुप्ता हरदीप हिजबुल्लाह ईवी हृदयांश इमरान अली जगन्या खुशी शर्मा कृतज्ञ कुंजल सिंह कुंजल विक्रम सिंह कुशाग्र अग्रवाल कुशाग्रवाल स्नेह लक्ष्य प्रताप मधुर गुप्ता माही भारद्वाज मानव उपाध्याय वीर आरिस अली तैयब लियास मोहम्मद ईशान मोहम्मद मुनैब मंदिरी चंद्रा प्राची प्रतीक कुमार रोहित कुमार सिंह रोहित शताक्षी शिवांश प्रियांका श्वेता करीम हसन बाय कंडीशन उत्कर्ष निशान अली खान देव शर्मा मोहम्मद शाह साद उलग अबू उबैद पीयूष संदीप प्रवल और कोई स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? तो बेटा प्रैक्टिकली तो आप समझ रहे हैं कि इफ एल्स भी यूज हो, इफ देन भी यूज हो सकता है ना। ये बिल्कुल वही बात है जैसे कि प्रैक्टिकली बोल सकते हैं ना इफ देन में के अगर ये रोजाना क्लास आएंगे तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, यही है ना। If he will attend all the classes, then he will selected to any IIT. तो यही हो ना प्रैक्टिकली तो if then, है ना। अच्छा, ये क्या हुआ ये इसका मतलब if and only if का कि ये सेलेक्ट तभी होंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे अगर ये यहां रोजाना क्लास आएंगे तो वो हो गया ना if and only, सही है नहीं कि he will selected to any IIT if and only if he will attend all the class। प्रैक्टिकली ये दो ही तरीके से बोला जाता है ना। तो बेटा मतलब एक सिर्फ और सिर्फ वही और एक अगर ये तो वो होगा। तो मुझे तो ये सोचना है कि दोनों जब मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ चाहे इफ देन लगा के चाहे इफ एंड ओनली बीच में बोल रहा हूँ तो भैया ये ट्रू हुआ ये फॉल्स हुआ तो ओवरऑल क्या वैल्यू मिलेगी इसकी पूरे की स्टेटमेंट की, ये फॉल्स हुआ ये ट्रू हुआ तो क्या वैल्यू मिलेगी, ये भी ट्रू हुआ ये भी ट्रू हुआ तो ओवरऑल इसकी क्या वैल्यू होगी। तो मुझे तो वो देखना है, मेन तो यार ट्रूथ टेबल है। तो प्रैक्टिकली समझते हैं तो कोई सारी चीजें रट नहीं सकते। एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला बेटा कि इफ he will attend all the classes then he will be selected to any IIT, ठीक है। आप मुझे कब गलत बोलेंगे जैसे आपने झूठ बोला था जब वो सेलेक्ट नहीं फिर से बोलो। बिल्कुल नहीं, आप बोल नहीं सकते गलत, क्या पता ही एब्सेंट हुए। तो जब वो एब्सेंट हो आप अगर मैंने बोला कि अगर ये रोजाना क्लास आएंगे तो इन्हें सिलेक्शन इनका पक्का है, आप मुझे सिर्फ तब गलत बोल पाएंगे अगर ये 100% अटेंडेंस दे दें यहाँ पे और तब सिलेक्शन ना हो पाए, तब बोलेंगे सर आपने गलत बोला था। प्रैक्टिकली यही बात है ना। इसका मतलब अगर पहला स्टेटमेंट सही हो जाए और दूसरा गलत हो जाए तभी बोलेंगे ना कि आपने गलत बोला था, तभी आप फॉल्स बोलेंगे ना मुझे। अरे सही बात है। इसका मतलब जैसे ये लिखा है ना इफ पी देन क्यू, तो पी के सही होते हुए अगर क्यू गलत हो जाए तो ही आप मुझे गलत बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने गारंटी तब ली थी अगर ये रोजाना क्लास आए तो, ये नहीं आए तो मुझे क्या पता है, मुझे क्या मैं थोड़ी गारंटी ले पाऊंगा। तो वही वाली बात है कि पहले स्टेटमेंट के सही होते हुए अगर दूसरा गलत हो जाए तो ही आपसे फॉल्स बोलेंगे,
बाकी सब कंडीशंस में मैं ट्रू। तो पहले स्टेटमेंट के सही होते हुए दूसरा गलत हो जाए तो मतलब पहला स्टेटमेंट के सही होते हुए दूसरा गलत तो यहां हो रहा है, देखो पहला वाला सही है दूसरा गलत है, तो ही आप सिर्फ क्या बोल पाएंगे, गलत बोल पाएंगे। बाकी हर केस में मैं सही हूं, ट्रू। तो जब P इंप्लाइज Q लिखा हो तो P के सही होने पर अगर Q गलत हो जाए तो ही आप गलत है, अदरवाइज हमेशा उसकी वैल्यू ट्रू रहेगी अदर बाकी सभी केसेस में। थर्ड केस में मैंने क्या बोला है, अच्छा थर्ड केस में है कि पहला गलत और दूसरा सही। एक बात बताओ, मैंने बोला था कि अगर ये रोजाना आएंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस क्या है? वो नहीं आए लेकिन सेलेक्ट हो गए, तो क्या क्या उस केस के लिए मैं जिम्मेदार हूं? मैंने तो ये बोला था अगर आएंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं आए तो चाहे सेलेक्ट हो या ना हो फिर आप मुझे गलत नहीं बोल सकते। समझ गए बेटा, प्रैक्टिकली तो यही है ना। तो बस अगर तो ये वाला यहां में सिर्फ गलत है, अगर P होगा तो Q होगा, P के लेकिन P होने पे भी Q नहीं हो पाया तो ही मैं गलत हूं, है ना। ये रोजाना क्लास आए फिर सेलेक्ट नहीं हो पाए तो ही गलत हो जाएगा, प्रैक्टिकली ये है। सर तो इसमें रोज क्लास आएंगे और सेलेक्ट करेंगे, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। फिर से बोलो। एक तो ये रोज क्लास आएंगे ये, हाँ, हाँ। और दूसरा ये सेलेक्ट करेंगे ये दूसरा। हाँ वो अलग था, इफ देन से जुड़े हुए हैं, सही है। एक को P नाम दे दिया यार, एक को Q नाम दे दिया यार, क्या बेटा? सर ये तो स्टेटमेंट के लिए, अरे ये तो जस्ट एक एग्जांपल है यार, सही है। हाँ नहीं ये तो एग्जांपल है। हाँ सुन लो, वो तुम कौन सा 100% क्लास आओगी, है ना। तब ये तो स्टेटमेंट नहीं है। अरे वो लेकिन अगर उन्होंने लिख दिया, देखो अगर वो सीधे बोले, अगर वो बोले कि ये स्टेटमेंट है या नहीं, तो आप उसके नियम कायदे पे जाओगे, कायदे कानून सारे पढ़ाओगे कि हाँ भाई इस नियम के हिसाब से हमने कैंसिल कर दिया, स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला होगा, वो सीधे सीधे बातें कर रहा है, तो आप उसको ग्रामर नहीं समझा सकते। आप उनको सोचोगे कि ये स्टेटमेंट नहीं चल रहा है, सही है भैया। अब देखो उधर की बात करें, ये बताओ इसने बोला था P if and only if Q, इसका मतलब क्या है? आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप, हाँ मतलब आप तभी सेलेक्ट हो पाएंगे सिर्फ और सिर्फ अगर आप 100% क्लास अटेंड करेंगे तो, है ना। इफ एंड ओनली इफ, वही हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ। अरे ठीक है, तो मतलब ये सेलेक्ट तभी हो पाएंगे सिर्फ और सिर्फ अगर ये 100% क्लास अटेंड करते हैं तो। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुमने क्लास अटेंड नहीं की तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब मैंने ये भी कहने की कोशिश की ना। अच्छा, आप मुझे गलत कब बोलेंगे? आप मुझे गलत बोलेंगे इन्होंने क्लास कर ली सारी और सिलेक्शन ना हो पाए तो भी मैं गलत हूं, और अगर नहीं करिए तो हो गया, और नहीं की और तब भी सब सिलेक्शन हो गया तो भी मैं गलत हो गया। मैं नहीं बोलता ना आप सिर्फ और सिर्फ तभी सेलेक्ट हो पाओगे अगर 100% यहाँ होगे तो। आपने बोला बेवकूफ बना रहे थे, मैं नहीं आया फिर भी मैं सेलेक्ट हो गया तो भी मैं गलत हो गया ना बेटा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ वाले केस में अगर दोनों डिफरेंट हो जाए ना, मान लीजिए चाहे ये आए और वहां सिलेक्शन ना हो या फिर सिलेक्शन हो जाए और ये ना आए, दोनों में से एक सही और एक गलत हो जाए तो वो गलत बोला जाएगा। सही बात है नहीं? इसका मतलब इस इफ एंड ओनली इफ में उसको तभी ट्रू बोला जाता है, या तो दोनों ही गलत बात हो जाए या फिर दोनों ही सही बात हो जाए तो ओवरऑल उसको सही बोला जाएगा। क्या? हाँ एक मिनट आता हूं। तो बेटा यहां क्या हो जाएगा, या मतलब मैं सीधी बात, इसकी बाय डायरेक्शनल की बात होती है, P है तो Q है, Q है तो P है। मतलब सीधी बात, या तो दोनों है या दोनों नहीं है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। या तो दोनों होंगे या फिर दोनों नहीं होंगे, ये कहने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब या तो दोनों सही है या फिर दोनों गलत हैं, तो ही आप इसको सही बोल पाएंगे। दोनों एक जैसे होने चाहिए इसका मतलब, अदरवाइज इनको आप फॉल्स बोलेंगे। समझ में डिफरेंस? और कुछ भी समझ में ना आए तो रट्टा वाले ट्रूथ टेबल का काम वही है। सही है, दो स्टेटमेंट के बीच में बाय कंडीशनल लगे तो किन इनपुट्स पे ट्रू करना है, किन इनपुट्स पे फॉल्स करना है। लेकिन बात यह ना इतनी सारी रटी नहीं जा सकती प्रैक्टिकली, तो इसलिए वो थोड़ा सा समझना भी जरूरी है कि इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है और इफ देन का क्या मतलब है। सही बात है, कोई दिक्कत है इसमें?
जस्ट 2 सेकंड। क्लास तभी ले तभी कर रहा है जब मैं क्लास में घूम के अभी चले गए क्लास कब तक ये बता कंप्यूटर दिमाग का थॉट क्या हुआ? अच्छा बेटा, आपको कुछ वैसी वाली बातें याद है जैसे, अरे सुन लो भाई, आपको बेटा वैसी वाली बातें याद है जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होता था, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता था इसका अंदर जाके? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन, नहीं ए इंटरसेक्शन सी, ये ध्यान है। ऐसे ही अगर मैंने ऐसे वही कंजक्शन और बाइजेक्शन में बात की, पी और जी, यहां हो गया कितना, क्यू और आर ऐसे आ गए, तो बेटा क्या हो जाएगा, वो क्या लिख सकेंगे, उसको अंदर ले जा सकेंगे। सही है बेटा। तो ये मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन के जो रूल है, सुन लो भैया, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, ये बिल्कुल वही है डिसजंक्शन, कंजंक्शन और नेगेशन। तो जो आपने यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट के रूल देखे थे, वो सारे इन तीनों पे भी यहां लागू होंगे, जैसे ये वाले बेसिक रूल थे के अंदर चला जाता है इंटरसेक्शन, वो सब। अब ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात और सुन लो भैया, जैसे यहां पे ना लिख रहे हैं क्या भी, ओके लिखिए। आज तो नियम कायदे ही पढ़ने हैं इसके, सिर्फ क्वेश्चन तो अगली क्लास में होंगे। अगली क्लास लेकिन मिस मत करना, अगली क्लास में ना, क्योंकि एग्जैक्टली कैसे इनको अप्लाई करना है वही सिखाऊंगा मैं, है ना। और उसमें सीधे सीधे प्रीवियस ईयर के 10 सालों के क्वेश्चन कर लेंगे, 10 और सब हो जाएगा। 10 क्वेश्चन अगर हमसे खुद से होने शुरू हो गए तो बस हो गया अपना काम, तो रूल से ये यूज होंगे। यहां पे बेटा हमारे यहां दो टर्म यूज होती है, एक टोटोलॉजी, ये होता है ना, शायद कुछ और होता है, एक होता है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन को हम लोग डेनियल भी बोल सकते हैं, डिनायल। कृपया ध्यान दें, टोटोलॉजी और डिनायल, जो भी बोलते हो आप, है ना, इंग्लिश तुम्हारी ज्यादा अच्छी है। कॉन्ट्राडिक्शन और डिनायल दोनों एक ही बात है बेटा। ऐसे स्टेटमेंट्स जो हमेशा सही हो, जैसे 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, वो तो बेटा ट्रू है ना, सही है नहीं, तो ये क्या हो गया, टोटोलॉजी हो गई। मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो कहीं भी लेके जाओ, किसी से भी पूछो, हमेशा ट्रू रहे। या फिर अगर मान लो 3-4 स्टेटमेंट से मिलकर कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन बना है, अब उन अंदर वाले स्टेटमेंट चाहे कुछ भी हो, लेकिन ओवरऑल वो हमेशा ट्रू ही हो। ओवरऑल आपका स्टेटमेंट अगर हमेशा ट्रू है तो उसे आप बोलते हैं कि ये टोटोलॉजी है। आपका स्टेटमेंट अगर हमेशा ही फॉल्स है तो आप उसको बोलते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है,
कॉन्ट्राडिक्शन, डिनायल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं और फैलेसी। क्या एल के बाद भी कुछ आएगा क्या? सब एक ही बात है, मतलब हमेशा फॉल्स है। अबे बात है नहीं, सुन लो पहले, है ना, काम की इसकी स्पेलिंग कोई काम की नहीं है, सुन लो बेटा। मतलब यहां से हमने देखा जो हमेशा सही वो टोटोलॉजी, जो हमेशा ही फॉल्स वो फैलेसी या फिर कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, मतलब यहां पहले हम लिख लेते हैं, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन भी बोल सकता हूं, क्योंकि पी क्यू की टर्म में तो आपको एक्सप्रेशन वाली फीलिंग आती है ना, जब दो तीन स्टेटमेंट से मिलकर वो बन जाता है, लाइक पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर, ऐसा कुछ मिल जाए, वो एक्सप्रेशन वाली फीलिंग आती है। तो स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन which is always true is called tautology। और भैया स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन which is always false is called fallacy या contradiction। कई बार बेटा वो शॉर्ट में यूज कर देता है, पूरा नाम टोटोलॉजी लिखने की बजाय स्मॉल टी का ही लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब टोटोलॉजी, और स्मॉल सी लिखा हुआ मिले तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, फैलेसी, है ना। वो इनको डायरेक्टली लिख सकता है, टोटोलॉजी लिखने की बजाय स्मॉल टी यूज कर देगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल सी, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। बेटा बात है नहीं, लिख लिया। आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे, ठीक है। मतलब वो 2 क्लास फिक्स होती है बेटा इसमें, सुन लो। शुरू के 10 मिनट के कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, 10 मिनट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और बचा हुआ 50 मिनट या 1 घंटा जो है सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और बस चैप्टर हो जाएगा। एक काम करना बेटा, घर जाके ना ये सारी छोटी छोटी जो डिफिनेशन हमने आज पढ़ी उनको याद करके आना, क्योंकि वो सारी मिला के ही क्वेश्चन बनेगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इसमें सारे यूज ना हुए हो, क्योंकि सारे मिलके ही एक सिंगल क्वेश्चन बनता है, सारे।